नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आपका स्वागत और अभिनंदन। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और एक बड़ी खबर के साथ हम फिर से हाजिर हो गए आपके सामने और हमेशा की तरह शुरुआत शिव जी करेंगे। जी शिव जी। बिहार में हार तो हार थी, अब परिवार भी नहीं बच रहा है। पहले राजनीतिक सूर्य अस्त हुआ, फिर पार्टी की स्थितियां बिगड़ी और फिर अब परिवार में विद्रोह। विपक्ष की यह सबसे बड़ी हार का कारण है। हारने से पहले अपने कील कांटे दुरुस्त न करना विपक्ष की प्रमुख मांग है। बंगाल में चुनाव अभी 1 साल बाद है, 2026 में होगा। बीजेपी ने कल वहां एक बड़ी बैठक आयोजित की है और विपक्ष कल से अपने रोने में लग गया है। हमें मारा है, हमें मारा है, मां साहब ने मारा है, अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। बीजेपी एक ऐसा छात्र है जो पढ़ता भी है, लिखता शिव भी जी, है। शिव जी एक चीज कहूंगा, एक चीज, सिर्फ एक चीज, कि अगर बच्चे ये कहे कि हम स्कूल नहीं जाएंगे और स्कूल में बच्चे जाना बंद कर दे तो मास्टर साहब की हालत खराब हो जाएगी। दिक्कत तो यही है कि यहाँ जो बच्चे हैं या कांग्रेस पार्टी में, जरा दर्शकों को याद दिला दूं, 2017, अभी हम 2025 में बैठे हुए शिव जी, 16 नवंबर 2025 में है। 2017 में देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। उस बैठक में उन्होंने तय किया था कि हम ईवीएम की बजाय वापस बैलेट पेपर से मतदान के लिए अभियान चलाएंगे, लाइक माइंडेड पार्टियों के साथ मिलेंगे। चुनाव आयोग को बकायदा एक प्रेजेंटेशन भी एक तरह से दिया गया या चुनाव आयोग के पास एक तरह से गुहार भी लगाई गई और 17 से 25 आ गए। अब तक वो यही कहते नजर आ रहे। ध्यान दीजिएगा, मैं दो वाक्य का जिक्र करना चाहूंगा शिव जी। पहला वाक्य आपात का, इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर महिला, लेकिन आपातकाल में जब तमाम नेताओं को जेल में भर दिया गया तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि खराब होती रही, उसका दबाव पड़ा और उस दबाव का असर ये हुआ कि इंदिरा गांधी को आपातकाल हटाना पड़ा। याद कर लीजिए देश की आजादी से पहले का माहौल, 1945 के बाद का माहौल, जब देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर तो हो गया था लेकिन वो भारत को आजाद करने को तैयार नहीं था। एक बार फिर से प्रथम विश्व युद्ध की तरह धोखा देने की बात हो रही थी, लेकिन दुनिया में माहौल बन गया। अमेरिका ने अपना एम्बेसडर तैनात कर दिया देश की राजधानी में और दुनिया के अन्य देशों के साथ जो भारत के संपर्क बढ़े, जवाहरलाल नेहरू जो दुनिया के अन्य मंचों पर गए, संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य जो था वो भारत एक गुलाम देश होने के बावजूद था, लेकिन उसका प्रेशर अंतरराष्ट्रीय पड़ा और फिर भारत को आजाद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर ये तमाम राजनीतिक दल कहते कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आप यकीन मानिए कि फिर ये सरकार, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, सबकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन ये करते नहीं है कुछ भी। हम फिर से, मैं थोड़ा सा हम विषय से भटक गए लेकिन वापस हम अपने मुद्दे पे आते हैं। जी शिव जी। भारतीय जनता पार्टी एक वो छात्र है जो भरपेट तैयारी करती है, ट्यूशन भी लगाती है और जो भी अच्छे ऐप हैं उन सबको डाउनलोड कर लेती है कि वहां से भी पढ़ेंगे, यहां से भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर गुंडई भी करती है। वो जो पढ़ा लिखा छात्र था वो गुंडा भी हो गया, थोड़ा सा गुंडई भी करती है। फिर पेपर भी खरीद लेते हैं। इसके बावजूद भी उन्हें दिखता है कि खतरा है तो अपने परीक्षा के बॉस से जाके कहते हैं कि तुम्हें यही नौकरी करनी है, हमने सारे काम तो कर लिए लेकिन आप बताओ अब आप क्या लोगे। तो उन्हें भी कुछ लेते देते हैं। सारे साधन संयुक्त करके तब चुनाव लड़ते हैं। विपक्ष क्या करता है? विपक्ष एक ऐसा छात्र है जो कभी स्कूल जाना नहीं चाहता, किताबों को पढ़ना नहीं चाहता, एग्जामिनर के सवालों का उत्तर ही नहीं है उसके पास। एग्जामिनर जनता है, जनता के सवालों का उत्तर ही नहीं है। एक अपना प्रश्न लिए घूम रहा, हमें इस पर सवाल दो, हमें इस पर सवाल दो, हमें इस पर सवाल दो, इस पर सवाल दो। जनता हर बार नकार देती है कि यह कोई सवाल ही नहीं है, हम इस पर उत्तर दे ही नहीं सकते। और फिर जाके वो बच्चा कहता है कि अब हम परीक्षा नहीं देंगे, हमें तो जानबूझकर फेल कर दिया गया। आपने देखे नहीं, कई बच्चे होते हैं जो घर में माँ बाप को बता देते हैं कि वो हमारी क्लास के तो सभी बच्चे फेल कर दिए गए, वो टीचर ही गलत आया था। तो ये जनता नहीं, कब तक सुने? ये अब जनता कब इसमें तक? आपने बिल्कुल सिलेबस की बात कही। दो तीन चीजें कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया या इन्होंने कोई भी तैयारी नहीं करी, दो चीजें।
तीसरी चीज जो निकल के सामने आ रही है कि चुनाव जीत हार एक अलग बात होती है, लेकिन एक मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री की बेटी, पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी को बदनाम करने की साजिश। जरा मैं एक एक करके इन तथ्यों को सामने रख दूं। पहले पुष्पम प्रिया चौधरी की बात कर लेते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी चुनाव लड़ी, बहुत बुरी तरह से हारी। लगातार वो कह रही है कि मुझे अपनी माता जी का वोट भी नहीं मिला। अब उन्होंने एक पोस्ट कर दिया है 14 मिनट पहले, मैं दर्शकों को बता दूं कि दरभंगा में नामांकन के बाद स्थानीय स्तर पर हमें बताया गया था कि ईवीएम में महागठबंधन के उमेश साहनी का जो क्रमांक होगा वो 6 होगा। नंबर होता है ना 1 2 3 4, तो क्रमांक नंबर 6 होगा और मेरा अर्थात पुष्पम प्रिया का 7 और जन स्वराज के आर के मिश्रा का 8 नंबर बटन होगा। पर 24 घंटे के अंदर उसे ऊपर से बदलकर 5 6 7 कर दिया गया। मशीन में शायद तय किया जा चुका था कि 6 नंबर के वोट नंबर 2 पर संजय सरावगी को ट्रांसफर करने हैं, यानी जिसको वोट 6 नंबर वाले को जो वोट मिलता वो बीजेपी के खाते में चला जाता, पर महागठबंधन को 6 नंबर पर रखने से भंडाफोड़ हो जाता। ये जल्दबाजी में इनकी पहली तकनीकी चूक थी। मशीन में एक बार ट्रांसफर का फॉर्मूला तय हुआ तो बेचारा ये गलती सुधार नहीं पाया कि मुझे अपने हजारों नाते रिश्तेदारों वाले होम टाउन दरभंगा में छोटे छोटे निर्दलियों से भी कम वोट आना और मुस्लिम वोटरों वाले, ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम वोटरों वाले बूथ पर रिकॉर्ड वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिल जाना राजनीतिक व सांख्यिकी दोनों रूप से असंभव है। मतगणना के दौरान स्वयं बीजेपी उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट जो थे वो हतप्रभ थे कि जहां से कभी वोट नहीं आया, यानी मुस्लिम इलाकों से भी वोट मिलने से बीजेपी के एजेंट, पोलिंग एजेंट, जो काउंटिंग एजेंट थे वो चौंक गए थे। इसके बाद आगे लिखा कि कैसे वोट आ रहा है, पर नियति ने इस बार तय कर दिया है कि इनका पर्दाफाश कर ही देना है। पर इस बार इन्होंने इतनी गलती की है कि मेरे पास हर बूथ पर इतने सबूत है कि इनका पोल खुलना तय है। एक बात। दूसरी बात शिव जी, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इनकी हार के जिम्मेदार कौन है? दो तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा सीधे सीधे। इन दोनों तथ्यों से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, इन दोनों तथ्यों से बहुत कुछ चीजें सामने आ जाएगी। मदन शाह, बिहार के लोगों को याद होगा, मदन शाह ने पहले आरोप लगाया कि संजय यादव टिकट बांट नहीं रहे थे, टिकट बेच रहे थे। वो बाकायदा राबड़ी देवी लालू यादव के आवास पर रोते हुए नजर आए, कुर्ते उनके फट गए, वो बाहर आए फटे हुए कुर्ते के साथ, बनियान के साथ, और रोते हुए उन्होंने श्राप दिया था राष्ट्रीय जनता दल को कि 25 सीट से ज्यादा जीत नहीं पाएगी, और वही आंकड़ा आ गया। एक रोते हुए राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता ने, जिसका कुर्ता फट गया था, उसने रोते हुए कहा था कि संजय यादव, जो तेजस्वी यादव के राइट लेफ्ट दाएं बाएं सब कुछ है, वो टिकट बांट नहीं रहे, टिकट बेच रहे हैं। तो एक बड़ा खुलासा। और संजय यादव, पहले विलन जो है वो संजय यादव है, और ये आवाज अब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नहीं उठ रही, परिवार की तरफ से भी ये आवाज आ रही है, उस पर मैं आऊंगा। और दूसरे, आपको याद है शिव जी, हमने एक शो भी किया था, कांग्रेस के एक विधायक का वीडियो बड़ा वायरल हुआ था प्रदेश अध्यक्ष के साथ बात करते हुए, याद होगा। उसमें भी आरोप लगाया गया कि टिकट बेचे गए। कृष्णा अल्लावरू पे कई तरह के आरोप लगाए। बाकायदा कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने तो कृष्णा अल्लावरू के मुंह पे कह दिया कि आपने गलती की है, और एयरपोर्ट पे उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की नौबत भी आई। तो कृष्णा अल्लावरू दक्षिण भारत से आने वाले जो बिहार के राजनीतिक मिजाज को समझ नहीं पा रहे थे, वो टिकट बांट रहे थे या बेच रहे थे। ये राहुल गांधी को अब सोचना होगा कि आखिर उनके हार के विलन क्या कृष्णा अल्लावरू है? उनके हार के विलन क्या राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल है, जयराम रमेश है, या कौन है? और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, उन्होंने अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाकर राजेश राम को, जो दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उस दलित कार्ड को कांग्रेस भुना क्यों नहीं पाई? और तीसरी सबसे बड़ी बात कि राजनीतिक माहौल को समझ नहीं पाई, जब भारतीय जनता पार्टी ने, शिव जी मैं कहूंगा ध्यान दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गठबंधन ने कई सालों बाद अपर कास्ट के उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा एक तरह से टिकट दिए थे। पूरे एनडीए गठबंधन में 35% के लगभग अपर कास्ट के उम्मीदवार थे, ब्राह्मण, भूमियार, राजपूत। और इस बार तो ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बार डिप्टी सीएम भी जो है वो अपर कास्ट से बनाएंगे, या तो ब्राह्मण होंगे या राजपूत होंगे या वो वैश्य होंगे। जब उनको टिकट दे रही थी, भूमियार को टिकट दे रही थी, तब कांग्रेस पार्टी किस तरह से पिछड़े 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 के मकर जाल में फंस गई। ये भी राहुल गांधी को तय करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला उनको केसी वेणुगोपाल ने बताया, कृष्णा अल्लावरू ने बताया, आखिर ये फॉर्मूला किसने बताया? मुझे पता है कि राजेश राम ने ये फॉर्मूला नहीं बताया था। कांग्रेस पार्टी का पुराना फॉर्मूला ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, उस पर जाने की बजाय कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी गलत ट्रैक पर चले गए। तो इस हार के
विपक्षी इंडिया गठबंधन के हार के, महागठबंधन के हार के दो विलेन सबसे पहले निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ कृष्णा अल्लावरू और दूसरी तरफ संजय यादव। और अब हालत क्या होगी, है संजय यादव के नाम का खुलासा किसने कर दिया है? आप समझिए कि लालू यादव के परिवार, लालू यादव की बेटी को कोई बदनाम करने का अभियान चला सकता है? सोच सकते हैं शिव जी आप? कोई कल्पना भी कर सकता है इस बात की? कोई सोच भी सकता है कि ऐसा होगा? और ये बात किसी और ने नहीं कही है, ये लालू यादव को किडनी देकर जान बचाने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य नहीं कही। कल वो घर छोड़ के निकल गई, आनंद फानंद में घर छोड़कर निकल गई, बयान दिया एयरपोर्ट पर, पोस्ट किया, और आज उन्होंने जो गजब लिख दिया, संजय यादव की पूरी पोल खोलकर रख दी। मैं आपसे आग्रह करूंगा जरा रोहिणी आचार्य का आज वाला जो पोस्ट है, जो उन्होंने 16 नवंबर यानी आज की तारीख को किया है, और ये पोस्ट किया है 12:16 पर, आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं, और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। अब किडनी भी कभी गंदी और अच्छी होती है क्या? गंदी और साफ सुथरी होती है कैसे? आगे, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा है उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाए, अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगा दे, यानी सीधा सीधा संजय यादव। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखे, अपने माता पिता की परवाह किए बिना, अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखे, सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली, अपने भगवान अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करे, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी ना हो। और ये इससे पहले जो कल उन्होंने किया था वो भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दर्शकों के लिए मैं एक बार फिर से उसको दोहरा देता हूं कि उसका अपना एक मतलब था। वो सीधे सीधे कह रही है, और वो क्या कहती नजर आ रही है कि जब उन्होंने ये मसला उठाया, जब उन्होंने ये बातें कही, तो उनको क्या कहा गया एयरपोर्ट पे, जो उन्होंने बाइट दी वो जरा मैं बता देता हूँ। वो दर्शकों को एक बार सुना देता हूँ कि एयरपोर्ट पर क्या बोला था उन्होंने। उन्होंने कहा था कि आप जाकर संजय, रवीज और तेजस्वी यादव से पूछिए, उन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है, क्योंकि उन लोगों की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। पूरी दुनिया बोल रही है जो चाणक्य बनेगा, तो आप चाणक्य से ही सवाल पूछिएगा ना। कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहे हैं, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। और आगे वो कह रही है कि अब जब संजय और रवीज और इन लोगों का नाम लीजिए तो आप लोगों को घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि क्या तेजस्वी यादव की शय पर संजय यादव और रमीज जो है वो रोहिणी आचार्य को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और बदनाम करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या वो करेंगे आने वाले दिनों में, और अभी कैसे बदनाम कर रहे हैं? आगे वो रोहिणी आचार्य कह रही है कि आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाई जाएगी, आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारा जाएगा। किसने चप्पल उठाकर मारा? और ये तमाम बातें उन्होंने एयरपोर्ट पे कही। किसी के परिवार में, किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ ऐसा हो, और वो भी राजनीतिक परिवार में, जिस परिवार से दो दो मुख्यमंत्री बने हो, जिस परिवार से एक उप मुख्यमंत्री बना हो, मुख्यमंत्री पद का संभावित दावेदार हो, जिस परिवार से एक मंत्री बने हो, जिस परिवार से सांसद विधायक न जाने कितनी बार बने हो, उस परिवार में इस तरह की घटना, ये सीधे सीधे बताता है कि इस बड़ी हार का एक विलन तो आप तय मानकर चल लीजिए कि तेजस्वी यादव के करीबी सलाहकार सीधे सीधे संजय यादव हैं। और ये अब क्लियर कट साफ हो गया है, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जो बम्पर बम्पर जीत एनडीए गठबंधन को मिली, और जो शर्मनाक हार विपक्षी इंडिया गठबंधन को मिली, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव जिम्मेदार है। और तेजस्वी यादव के वो सलाहकार जिम्मेदार है जिनको तेजस्वी यादव ने इतना ज्यादा मन जिनका बढ़ा दिया कि वो लालू यादव के ही बड़े बेटे के खिलाफ षड्यंत्र करके उनको परिवार से, पार्टी से निकाल दिए, जिसको जयचंद कहते हुए तेज प्रताप नजर आते हैं। और जिनका मन इतना बढ़ गया कि वो तेजस्वी यादव की शय पर तेजस्वी यादव की बहन और लालू यादव की बेटी के खिलाफ ही एक तरह से अभियान चला रहे हैं। संतोष जी, पारिवारिक विद्रोह में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहां से कहां आ गई? पारिवारिक विद्रोह में कांग्रेस का बुरा दिन शुरू हुआ, मेनका और सोनिया के झगड़े के बाद वो कांग्रेस आज तक नहीं उभरी। पारिवारिक विद्रोह बड़ा खतरनाक होता है। एक टाइम लगा कि मेनका गांधी बहुत कुछ नुकसान कांग्रेस का नहीं कर पाएंगी, लेकिन जब उन्होंने नुकसान करना शुरू किया और वो खुलकर बीजेपी के साथ, तो नुकसान हुआ। और उसके बाद आज तक कांग्रेस बहुमत में नहीं आई। बीच में कई बार चर्चा चली कि
वरुण गांधी अब कांग्रेस में आएंगे, तब कांग्रेस में आएंगे, चूंकि आप एक्टिव जर्नलिज्म में रहे हैं तो आपको पता रहता है। परिवार में एक बार दरार पड़ जाती है फिर बढ़ती नहीं है। लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह यादव अपनी तुलना अब अपने बच्चों और परिवार से नहीं कर सकते। उनकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, अपनी अपनी डिमांडें हैं। अच्छा एक बात बताइए, मुलायम सिंह यादव अकेले लड़े चुनाव, अकेले राजनीति में आए, छोटे भाई को विधायक बनाया, चचेरे भाई को रामगोपाल को मैदान में लाए, उसके बाद भतीजे धर्मेंद्र को आगे बढ़ाया, उसके बाद जो भतीजा रणधीर सिंह जिसके बेटे तेज प्रताप हैं इस दुनिया में नहीं रहे उन्हें आगे लाए, उसके बाद परिवार के अन्य कई लोग, आज अखिलेश यादव सांसद हैं, डिंपल यादव सांसद हैं, तेज प्रताप विधायक हैं, धर्मेंद्र यादव सांसद हैं, आदित्य यादव शिवपाल सिंह के बेटे सांसद हैं, शिवपाल यादव विधायक हैं, रामगोपाल यादव राज्यसभा के सांसद हैं, उनके बेटे फिरोजाबाद से सांसद हैं। 8 पद परिवार में होगा, इसके बाद एक आध पद हो सकता है छूट गया हो हमसे। अब कल अखिलेश यादव जब फिर लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो विद्रोह नहीं होगा, सबकी अपनी मांगे नहीं होंगी, सबकी अपनी तैयारी नहीं होगी। यही हाल अब लालू प्रसाद यादव के परिवार में उग्र हो रहा है। बच्चे हैं 1 दर्जन के आसपास, सबकी अपनी अपनी डिमांडें हैं, लोकसभा में सबके अपने अपने चुनाव लड़ने की ख्वाहिश है, सबकी राज्यसभा विधानसभा, क्योंकि वो पैदा हुए बाप मुख्यमंत्री बन गए तो वो जलवा देखा है राजनीति का, तो बिना उस जलवे के रह नहीं सकते। अब उसमें क्या है कि जो व्यक्ति पार्टी पर काबिज हो गया, अखिलेश यादव काबिज हो गए, तो अंतिम समय तक मुलायम सिंह यही चाहते रहे कि अखिलेश का ओहदा कमजोर न हो जाए, भले ही शिवपाल कमजोर पड़ जाए। उन्होंने शिवपाल को अपनी पार्टी, जब शिवपाल पहली बार अलग हुए, अगर उसी समय वो अपनी पार्टी को पूरी ऑक्सीजन दे देते तो आज समाजवादी पार्टी नई उत्तर प्रदेश में जन्म ले चुकी होती। उसे स्लो पॉइजन मिलता रहा, उनसे मुलायम सिंह मिलते रहे, अब हम बात करा देंगे, तब बात करा देंगे, और फिर ऐसा दौर हो गया कि शिवपाल के ही कार्यकर्ता टूटकर वापस अखिलेश के पास चली गई। नहीं, उसमें एक बड़ी दिलचस्प चीज थी। कई सारी बातें थी क्योंकि मैंने बहुत गहराई से कवर किया था, और जहां चीफ सेक्रेटरी थे जो विवाद उठा था, फिर मुलायम सिंह, अमर सिंह, 2-3 चीजें कहूंगा। मुलायम सिंह को पता था कि किस आदमी से क्या काम करना है। अब आप देखिए, राजनीति में आए, उनके सबसे करीबी आदमी को उन्होंने पंचायत तक ही सीमित रखा, मुखिया जिला पंचायत, मुखिया जिला पंचायत। उनको लगा कि आप उत्तर प्रदेश के दौर पर अगर आपको राजनीति करनी है तो एक दबंग आदमी की जरूरत है। तो दबंग व्यक्ति की भूमिका उन्होंने किसको दी? शिवपाल सिंह यादव को, कि भाई दबंग ही दिखानी। लेकिन जब उनको लगा कि तो राष्ट्रीय राजनीति में पैर पसारने हैं तो आपको लिखा पढ़ी करनी होगी, आपको संसदीय परंपरा का ज्ञान होना चाहिए, तो उन्होंने शालीन माने जाने वाले, शालीन मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि शिवपाल सिंह यादव शालीन नहीं है, लेकिन शालीन छवि रखने वाले, बहुत धीमे स्वर में बोलने वाले, लिखा पढ़ी करने वाले, कानूनी मामलों के जानकार अपने चचेरे भाई राम गोपाल यादव को दिल्ली भेज दिया। जब उनको जरूरत पड़ी कि अब पार्टी का फलक बढ़ाना है, एक समय ऐसा आ गया जब मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनने की सोचने लग गए थे, तो उनको लगा कि पार्टी का एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है, तो बड़े स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको बिजनेस में जाना था, बिजनेस की जगत में घुसना था, आपको बॉलीवुड में घुसना था। तो उन्होंने अमर सिंह को पार्टी का एक तरह से एक बड़ा चेहरा बना के रख दिया। अमर सिंह अंबानी परिवार को साथ में लेके आए, अमिताभ बच्चन के परिवार को साथ में लेकर आए, जया बच्चन आज तक राज्यसभा सांसद बनी हुई है, तो उसको उन्होंने साधा। मुलायम सिंह यादव को जब जब जिनकी जरूरत पड़ी, मुलायम सिंह यादव ने उनको साधा। मुलायम सिंह यादव को जब जब लगा कि भाई ये आदमी ये काम कर सकता है, तो उसको उन्होंने ये काम सौंपा। और यही वजह थी, इंडिया टुडे ने तो बाकायदा एक बार विशेषांक निकाला था शिव जी, जब मैं पढ़ाई किया करता था, 97-98, मुझे अगर करेक्ट याद आ रहा है, तो 97-98 के लगभग उनके परिवार के लोग थे, शायद, अगर मुझे करेक्ट याद आ रहा है, हो सकता है ये नंबर गलत हो क्योंकि बहुत पुरानी बात है। पंचायत से लेकर संसद तक उनके परिवार, उनके कुनबे से जुड़े लोग इतने थे। और यादव परिवार में कितनी भी लड़ाई हुई, अपर्णा यादव जो है वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चली गई, लेकिन यादव परिवार में किसी ने भी अपनी परिवार की महिला सदस्य के बारे में कुछ नहीं कहा। शिवपाल सिंह यादव इतने नाराज थे, शिवपाल सिंह यादव इतने गुस्से में थे अखिलेश यादव से, लेकिन जैसे ही डिंपल यादव ने फोन किया, शिवपाल सिंह यादव ने सीधे कह दिया कि बहू ने फोन किया है,
तो मानूं न मानूं, जाऊं न जाऊं, साथ रहूं या न रहूं, लेकिन एक बार जाकर मुलाकात करूं। तो परिवार की महिला सदस्यों के खिलाफ कोई अपमानजनक अभियान नहीं छेड़ा गया। ये मुलायम सिंह यादव के परिवार की एक तरह से खासियत थी। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से लालू यादव इसको टैकल नहीं कर पाए, तेजस्वी यादव इसको संभाल नहीं पाए, और शायद इसमें गलती यही थी कि मुलायम सिंह यादव के साथ उनके दो मजबूत स्तंभ शुरुआती दौर में थे, शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव, और इतने भरोसेमंद थे कि अखिलेश यादव को के पालन पोषण का जिम्मा किसको दिया था मुलायम सिंह यादव ने? शिवपाल सिंह यादव। अखिलेश यादव की पढ़ाई कहाँ होगी, अखिलेश यादव का एडमिशन कहाँ होगा, अखिलेश यादव कैसे पढ़ेंगे, वो जब तक इंडिया में पढ़े तब तक उनका जिम्मा जो था वो शिवपाल सिंह यादव के पास था, जैसे वो सैनिक स्कूल में पढ़े। और जब विदेश गए तो उसकी जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव ने जो है वो अमर सिंह को सौंप दी। लालू यादव इस तरह से कर नहीं पाए। लालू यादव के साथ दिक्कतें क्या हो गई, मैं सीधे सीधे बताता हूँ, तीन चार दिक्कतें जो शायद हमारे बिहार की समाज की मानसिकता से जुड़ी हुई है। मैं इसको अन्यथा ना ले, क्योंकि मैं भी बिहार का हूं, तो जरा मानसिकता बता देता हूं कि जब वो सत्ता में आए तो अपने जिस भाई पे जो चपरासी थे, उनके घर से जो उनको घर मिला था कॉलेज में, उस कॉलेज से जो मुख्यमंत्री का शासन उन्होंने कुछ समय तक चलाया, उनके अपने भाई तो अलग होते चले गए, उनके अपने खानदान के लोग धीरे धीरे साइड होते चले गए, राबड़ी देवी के खानदान के लोगों ने धीरे धीरे सब कुछ टेक ओवर कर लिया। हालत ये हो गई कि साधु यादव, सुभाष यादव सरकार चलाने लग गए थे दिल्ली में। वो जब रेल मंत्री हुआ करते थे लालू यादव, तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का गिरबान तक पकड़ लिया था। राजधानी ट्रेन को वो कहा कि नहीं, 3 नंबर प्लेटफॉर्म से नहीं जाएगी, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर लेके आओ तब मैं चढ़ूंगा। वो फुट ओवर ब्रिज तक चढ़ने को तैयार नहीं थे। और लालू यादव को बहुत बाद में एहसास हुआ कि उनके घर को बर्बाद करने वाला, उनके घर को बिगाड़ने वाला, जिसकी वजह से उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव तेज प्रताप पढ़ नहीं पाए, जिसकी वजह से उनकी बेटियां भी सही तरीके से शिक्षा नहीं ले पाती, पूरे घर को अस्त व्यस्त और नष्ट कर देने वाले जो थे वो उनके दोनों साले थे। जैसे ही लालू यादव को समझ आया, लालू यादव ने अपने दोनों सालों की एंट्री बंद कर दी। उसके बाद वो चाहते तो परिवार को एक मजबूती की तरफ ले जाते, लेकिन हकीकत ये हो गई कि उनके बच्चों में ही आपस में इतना ज्यादा जो है वो संशय और शक की स्थिति पैदा हो गई। मैं बड़ा दिलचस्प एक बात बताता हूँ, बहुत कम लोगों को ये पता होगा। मीसा भारती जब पटना से चुनाव लड़ रही थी, मीसा भारती जब चुनाव लड़ रही थी शिव जी, तो तेजस्वी यादव ने पूरी गोटियां सेट कर दी थी। राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता ने मुझे बताया कि मीसा भारती चुनाव हार जाए। उसके बाद लालू यादव ने नीतीश कुमार से बात की कि देखो, अगर ये मेरी बड़ी बेटी चुनाव हार जाएगी तो मीसा का नाम हम सब लोगों ने मिलकर ही रखा था आपातकाल के टाइम में, जो मीसा के तहत हम लोग जेल में गए थे, तो कुछ करो। तो नीतीश कुमार ने किया, और हालत ये होगी कि मीसा भारती जो है वो चुनाव एक बार जीत गई। तो अगर इस तरह से भाई बहन को चुनाव हराने में लग जाए, बहन भाई के खिलाफ लग जाए, और अब तो यहां तक करा जा रहा है, मैं नहीं जानता कि कितना सच है या कितना नहीं, लेकिन बीजेपी के इकोसिस्टम ने दो तीन चीजें प्रचारित करनी शुरू कर दी। नंबर वन, कहा जा रहा है कि लालू यादव से ब्लैक पेपर पर साइन करवा लिए हैं तेजस्वी यादव। दूसरी बात ये कही जा रही है कि लालू यादव को शायद उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कितनी बात सही है कितनी बात गलत है, लेकिन चप्पल वाला कांड तो खुद रोहिणी आचार्य ने, बदनाम करने वाला कांड तो खुद रोहिणी आचार्य ने, और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव लगातार कह रहे हैं कि जयचंद ने उनको पार्टी से और परिवार से, दोनों से निकलवाया। तो एक बड़ा सिर फुटा हुआ, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने दोबारा कल भी कहा था कि आप बहुत जल्दी इस पूरे सीन में राबड़ी देवी को भी आते हुए देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा अगला कदम। लेकिन बड़ी खबर यह है कि हेमंत सोरेन एनडीए में कब शामिल हो जाएंगे, केवल ऐलान बाकी है। सब एनडीए में देखते रह जाए। हाँ, बड़ी खबर है ये कि एनडीए में कब शामिल हो जाएं, कब भाजपा समर्थित वहां सरकार हो जाए, वो कब तक लड़ेंगे। मेरा अपना कयास बिल्कुल ठीक भी है। आरजेडी से सीटें मांगी, आरजेडी ने नहीं दी। उन्होंने आरजेडी को सीटें भी दी, आरजेडी का मंत्री बनाया। एक विधायक जीता और एक कोई मंत्री बना दिया। और जब आप किसी को अपमानित करोगे, और इस अपमान की सारी जो श्रेय है वो हमेशा राहुल गांधी के सर पर ही फूटता है, फिर फूटेगा। क्योंकि कोई बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होता है वो जब निर्णय लेने में अक्षम होता है। समझ रहे हो, जब एक बार लगा कि जैसी जैसी हालत कल लालू यादव की हुई, बस, नहीं, लालू यादव की उम्र के साथ हालत है या मुलायम सिंह की उम्र के साथ हालत थी, तो उस पर इब्बट नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी उस उम्र के पड़ाव पर नहीं है जहां उनकी ऐसी हालत हो। वो लोगों को निकाल नहीं पा रहे हैं, वो लोगों से सवाल नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रिया श्रीने खुद 10,000 वोट नहीं पाती हैं। कल वो दुनिया का ज्ञान पेल रही थी। नहीं, एक चीज स्ट्राइक रेट, नहीं नहीं, एक चीज स्ट्राइक रेट, शिव जी, सुन लीजिए, सुन एक लीजिए। चीज
एक चीज बड़ा दिलचस्प चीज है, मैं थोड़ा सा भूल गया था मैं उसको बताना। आपने कहा मुलायम सिंह यादव की उम्र, मैं बड़ा दिलचस्प बताता हूं आपको। उस उम्र में भी जब मुलायम सिंह यादव थोड़ा थोड़ा बोलने लग गए थे, लेकिन उनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर था, भाई को साथ रखना है, लेकिन नेता तो टीपू ही बनेगा। और उसमें बड़ा नहीं, दिलचस्प बताता हूं मैं, मैं एक बार उस पर कागज तैयार हो गया शिव जी, मैं कागज तैयार हो गया, रामगोपाल यादव जो है उस कागज को लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर जाने वाले थे। ये कहा गया कि भैया हमारा जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है, चुनाव निशान है, वो शिवपाल सिंह यादव को दे दिया जाए। लेकिन सब जाने वाले थे, मुलायम सिंह यादव को पता लगा, तुरंत उन्होंने बुलाया कि देखो अगर तुम जाओगे तो चुनाव आयोग तो मोदी जी का चुनाव आयोग है, तो वो क्या करेगा, वो साइकिल का चुनाव चिन्ह जब्त कर लेगा, समाजवादी पार्टी का नाम जब्त कर लेगा, फिर तुम्हें भी अलग पार्टी से लड़ना होगा, अखिलेश को भी अलग पार्टी से लड़ना होगा। इससे बढ़िया है कि अभी चुनाव आयोग में मत जाओ, मिल बैठकर बातें करके उसको निपटा लेते हैं। तो वो उस उम्र में भी उनको सीधा पता था कि शिवपाल को साथ रखना है, रामगोपाल को साथ रखना है, लेकिन नेता तो अखिलेश ही बनेगा। मैं वो बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कल वो ज्ञान दे रही थी कि 90% का स्ट्राइक हो गया। जब 67 सीटें 70 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीती, तब ये ज्ञान क्यों नहीं दिया? वो तो तुम्हारे खिलाफ जीती थी, तुम्हारी सरकार थी, पहले तुम्हारी सरकार से बेदखल किया, तुम 8 सीट पे आए, और 8 सीट के बाद जब तुम उनके साथ मिलकर सरकार बनाए तो 1 महीने बाद गिरी, और गिरने के बाद जब दोबारा चुनाव हुआ तो वो 67 सीटें जीते। पंजाब में 117 विधानसभा सदस्य सीटों पर 93 आम आदमी पार्टी जीत गई। तब आपने नहीं कहा। 2012 में जब अखिलेश जीते तो मायावती ने आपसे कहा कि ये ईवीएम का खेल बंद कर दो, ये अंतिम चुनाव कर दो ईवीएम का। तो आपने कहा कि हम कैसे ऐसे कर दें। तो अब आपके कहने से कौन क्यों कर देगा? सारे पाप, अपने पाप में कांग्रेस डूबकर सुसाइड कर रही है, अपने पापों में डूब कर अपनी जान दे रही है, और अपने समर्थकों को भ्रमित और कर रही है। इसमें किसी का दोष नहीं है। आज कुछ कहने का मतलब है कांग्रेस पर सवाल करना। आज कुछ कहने का मतलब है, अभी लोग कहेंगे अब चुनाव हार गए हैं तो ज्ञानी हो गए हैं। भाई राहुल गांधी का एजेंडा साफ क्यों नहीं होता? राहुल गांधी का काम साफ क्यों नहीं होता? राहुल अभी गांधी मैंने ने अभी मैंने एक सिलेंडर। आंकड़ा निकाला शिव जी, आंकड़ा निकाला। 1984 के लोकसभा इलेक्शन का जब 414 415 सीटें कांग्रेस जीती थी, वो भी लगभग 80% का आंकड़ा। तो अब ये कब तक आप आंकड़े और स्ट्राइक रेट पर बात करते रहोगे? आपका आ जाए तो ईमानदारी का चुनाव है, इसीलिए विपक्ष मात खा रहा है। हम फिर वही कहेंगे कि बंगाल में भाजपा चुनाव लड़ रही है, विपक्ष कहां है? ममता बनर्जी की सरकार है, वो लड़ लेगी चुनाव, लेकिन तुम कहां हो? ये सवाल बना हुआ है। लोग ट्विटर पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, फेसबुक पर लड़ना चाहते हैं। कुछ चहेते यूट्यूबर्स आ जाते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो 2 दिन पहले तेजस्वी को जिता रहे हैं, फला को जिता रहे हैं, और अब सब हार गए हैं तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को टिकट दे दिया, सवर्णों को टिकट दे दिया, इसलिए चुनाव हार गए। कुल 13 सवर्णों से 243 सीटें हार गए। आरजेडी ने 13 सवर्णों को टिकट दिया, 53 यादव लड़ाए, 52, और 52 में 3 यादव जीतते हैं। तो ये जातिगत आंकड़े, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जातीयता के दंश में नहीं फंसते थे, वो सबको लेकर चलते थे। कहीं किसी झा को अपना कुछ मैन पद दिए हैं, किसी शर्मा को दिए हुए, किसी वर्मा को दिए हैं, किसी किसी को दिए हैं, सबको लेके चलते थे, इसलिए वो जीतने में सक्षम थे। अब ये एक्सीडेंटल अगर आपको कोई जीत मिल जाती है और आप उसी को लेकर राग अलापते हो तो अलापते रहिए। एक्सीडेंटल तो राजस्थान में भी बीजेपी ने कई लोकसभा सीटें जीत ली, एक्सीडेंटल तो हरियाणा में भी ये लगा कि सीट जीत ली है, महाराष्ट्र में भी लोकसभा सब जीत ली थी, देख लिया हंस, बिहार में भी बड़ा अच्छा लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। तो अब बने रहो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चलिए, खबर बहुत दिलचस्प है, अगर लोग सुनेंगे तो, ना सुने तो अलग बात है। खबर को समझोगे तो काफी दिलचस्प है, कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। फिलहाल संतोष जी इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।